हीट और वर्क को समझने के बाद हम लोग कहां जा रहे हैं? इंटरनल एनर्जी पर, जो एक अगेन क्या है, थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है, बताया था तुम लोगों को। तो इंटरनल एनर्जी होती क्या है? तो देखो जरा ध्यान से, इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम के लिए निकालना है। किसी भी सिस्टम के पास 100 तरह की एनर्जी हो सकती है, 100 तरह की। किस किस तरह की? उसके पास काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, कन्वेंशनल एनर्जी हो सकती है, मास के रिस्पेक्ट में एनर्जी हो सकती है, बात समझ रहे हो? बहुत तरह की एनर्जी हो सकती है, कोलिजन के रिस्पेक्ट में एनर्जी हो सकती है। लेकिन वो 100 तरह की एनर्जी वो इंटरनल एनर्जी नहीं कहलाती। इंटरनल एनर्जी उन एनर्जीज का समेशन होता है जो एनर्जी सिस्टम के क्या करें, टेम्परेचर को चेंज कर सके। जिनके चेंज होने पर सिस्टम का अगर टेम्परेचर चेंज होता हो तो वो सारी एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी में काउंट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे 100 तरह की एनर्जी होगी यहाँ के पार्टिकल्स के, अगर सिस्टम मान लेते हैं यहाँ के पार्टिकल्स के पास 100 तरह की एनर्जी होगी, लेकिन उस एनर्जी को हम लोग इंटरनल एनर्जी में काउंट करेंगे जो कि सिस्टम के टेम्परेचर को क्या करे, चेंज कर दे। बात सबको समझ में आ गई? तो उसको हम लोग इंटरनल एनर्जी की काउंट करेंगे। समझ में आता है सबको? तो यहाँ पर पहले इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन लिखो any system have 100 kinds of energies, 100 kinds of energies। किसी भी सिस्टम के पार्टिकल्स में 100 तरह का एनर्जी हो सकता है। समझ में आ गया? बट those energies are counted in internal energy of system, which can change the temperature of the system, मतलब क्या है, वो पार्टिकल्स की वो सारी एनर्जी जो कि सिस्टम के टेम्परेचर में चेंज कर सके। समझ में आ गया? उनको हम लोग इंटरनल एनर्जी में काउंट करते हैं। सबसे खास बात भाई, इतनी सारी एनर्जी, पहली तो बात, इतनी सारी एनर्जीज को एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करना बड़ा हार्ड है, पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया? लेकिन हम क्या कर सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट जरूर कर सकते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इसको जरूर कैलकुलेट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करना बड़ा नामुमकिन सा है। मतलब क्या है, मान लो कि ये कोई सिस्टम था, वो स्टेट 1 पर था, उसका टेम्परेचर T1 था और उसकी इंटरनल एनर्जी को मैंने E1 मान लिया। इंटरनल एनर्जी को E से भी लिख सकते हो, कई बुक्स इसको U से भी लिखती है। और मान लो इसमें कुछ प्रोसेस हुआ, ये सिस्टम 2 पर पहुंच गया 1 से, तब उसका इंटरनल एनर्जी कितना हो गया, E2, और टेम्परेचर कितना हो गया, T2। अगर उसका टेम्परेचर चेंज हो गया तो ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा। बात समझ में आ गया? और यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी को क्या लिखते हैं, डेल्टा E which is equals to E2 minus E1। मैंने आपसे अभी कहा, जरा ध्यान से देखो, डेल E की वैल्यू ये होगी और यहाँ पे डेल T की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर, वो क्या होगा, T2 minus T1। आप डेल्टा T कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब T2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, T1 की वैल्यू भी इंडिविजुअली कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन E1 और E2 की वैल्यू इंडिविजुअली एब्सोल्युटली कैलकुलेट आप नहीं कर सकते। बात समझ में आता है? इन दोनों की इंडिविजुअल कैलकुलेशन नहीं हो सकती, लेकिन इनकी हो सकती है। समझ में आ गया? तो आप इंडिविजुअल E1 और E2 की वैल्यू नहीं बता सकते, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, आप डेल की वैल्यू बता सकते हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू बता सकते हो। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं, डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन क्या कहती है कि इंटरनल एनर्जी और एनर्जी को हम लोग इंक्लूड करते हैं जो कि टेम्परेचर में चेंज करते हैं। इसका मतलब किसी भी सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर में चेंज के प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ गया? इंटरनल एनर्जी के चेंज निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया सबको? पर इस वे से नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें E1 और E2 का एब्सोल्यूट वैल्यू कोई मिलेगा ही नहीं। क्लियर है? तो जो भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है वो टेम्परेचर के चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सबको समझ में आ गया? अब जरा ध्यान से इसको देखो, इंटरनल एनर्जी में चेंज टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम दो तरह के सिस्टम लेते हैं, मान लो सॉलिड और लिक्विड है हमारे सिस्टम में। अगर हम सॉलिड और लिक्विड लें, समझ में आ गया,
तो उस केस में आपने आइंस्टाइन को पढ़ा होगा। आइंस्टाइन क्या कहता है, जो इंटरनल एनर्जी होती है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जानते हो मास जितना ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा। तो सॉलिड और लिक्विड के केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया सबको। अब हमारे लिए देखो, हम जानते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी चेंज इन टेंपरेचर के बराबर है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी मास के भी प्रोपोर्शनल है, यहाँ प्रोपोर्शनल है, ये भी प्रोपोर्शनल है। तो मैं सॉलिड और लिक्विड के केस में कह सकता हूं ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू चेंज इन टेंपरेचर। बात सबको समझ में आती है, क्योंकि डेली डेल्टी के प्रोपोर्शनल है और डेली सॉलिड और लिक्विड के केस में मास के भी प्रोपोर्शनल है। तो मैं कह सकता हूं डेली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू चेंज इन टेंपरेचर। सबको समझ में आता है। खास बात, मैथ में जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, सो डेल ई इज इक्वल्स टू, और यहां हम जो कांस्टेंट लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, m इनटू s इनटू डेल्टा t। m तो मास है सॉलिड और लिक्विड का, डेल्टा t टेंपरेचर चेंज है, यहां पर एक कांस्टेंट लगा दिया h। ये s तुमने पहले भी पढ़ा है हीट के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। याद करो, याद है क्या, स्पेसिफिक हीट, ये तुमने पढ़ रखा। क्लियर हो गया। तो आप लोगों को याद रखना है, सॉलिड और लिक्विड के केस में इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज m इनटू s इनटू डेल्टा t। मास ऑफ द सिस्टम सॉलिड और लिक्विड का, s क्या है, स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा t क्या है, चेंज इन टेंपरेचर। सबको याद है, क्लियर हो गया। अब आते हैं, हम तो सॉलिड और लिक्विड की कहां बात करते हैं, हम हमेशा गैस की बात करते हैं। अगर हम लोग गैस की बात कर लें, लेट अस सपोज, तो गैस के केस में जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। जितने नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे उतनी इंटरनल एनर्जी में चेंज ज्यादा होगा। बात समझ में आ गया, सिंपल सी बात है। यहाँ मास था, वहां क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। बात समझ में आ गया सबको। अब हमें मालूम पड़ा, देखो इंटरनल एनर्जी में चेंज टेंपरेचर के चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इंटरनल एनर्जी में चेंज नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं गैस के केस में, del E is directly proportional to n into delta t। सबको समझ में आ गया। अब मैथ में हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो इस केस में हम जो कांस्टेंट लगा रहे हैं जरा उसको ध्यान से चेक करना, del E is equals to n, और यहां पर लिख रहा हूं CV delta t। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो मोलर हीट कैपेसिटी दो तरह की होती थी, एक Cp और एक Cv। लेकिन जब तुम यहां Cv रखोगे तभी आएगा del E। समझ में आ गया। Cv क्या है, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऐसा क्यों हुआ, कारण देखो, यहां हमने Cv क्यों लिया, Cp क्यों नहीं लिया। ये Cv Cp पहले सिखा चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखा लास्ट का वीडियो जाके देखिए Cp Cv क्या होता है। अब जरा चेक करो यहाँ Cv क्यों लिया और Cp क्यों नहीं लिया, क्योंकि तुम करना क्या चाहते हो, इंटरनल एनर्जी में चेंज देखना चाहते हो। समझ में आ गया। चेंज देखने का सेंस क्या है, मान लो तुमने एक बर्तन रख दिया है ऐसे गैस पे गर्म करने के लिए बर्तन, और वो बर्तन पूरा बेटा पैक्ड होना चाहिए ना, तभी तो तुम जो हीट दोगे उसी से इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। और पूरा पैक्ड हुआ इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट। बात समझ में आ गई। और मान लो तुमने पैक्ड नहीं किया और यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया, तो तुम जब हीट करोगे तो पिस्टन मूव हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो फिर कहां पता लगा इंटरनल एनर्जी में चेंज का, क्योंकि तुमने जो हीट दी वो कुछ तो इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज के लिए काम आ गया और कुछ वर्क डन में काम आ गया, इसने ऊपर उठा दिया उसको। तो तुम्हें एग्जैक्टली पता लगा कि कितनी हीट कन्वर्ट हुई है इंटरनल एनर्जी में चेंज के। बात समझ में आ गई। तो इसलिए हमें कांस्टेंट वॉल्यूम भी चेक करना होता है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आया। सबको क्लियर है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट प्रेशर पे नहीं, क्योंकि तुम इंटरनल एनर्जी में चेंज पता करना चाहते हो, तुम वॉल्यूम चेंज कर दोगे तो पता कैसे लगेगा। इसलिए यू हैव टू बी स्पेसिफाइड क्या चीज, यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब एक पैक्ड डब्बा लो जिसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, फिर तुम जितनी हीट दोगे वो सारी किस काम आएगी, इंटरनल एनर्जी में चेंज के। बात सबको समझ में आ गई, क्लियर हो गया सबको। तो इसीलिए हमने यहां पर क्या लिया है, Cv। क्लियर है। सबसे खास बात देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट है यहां पर डेली, ये जो फॉर्मूला है जो तुम्हें बहुत ज्यादा काम आएगा। मतलब in the case of gas change in an internal energy वो किसके बराबर है, NCV डेल्टा T। सबको समझ में आ गया, क्लियर है। तो इसको ध्यान से आराम से उतार लो। तो ये हुआ तुम्हारे पास इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया सबको, उतारो फटाफट। तो फाइनली हमने इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला सीखा। इन द केस ऑफ गैसेस इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला डेल्टा E क्या होता है,
NCV डेल्टा T। और ये फॉर्मूला तुम पहले भी पढ़ चुके हो, ये हीट का फॉर्मूला भी होता है, Q = NCV डेल्टा T। इसका मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से देखो, ये क्या है, ये हीट है, इसको क्या बोलते हैं, जरा ध्यान से देखो, ये हीट गिवन टू एनी सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये तो है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे तुमने जितनी हीट दी, किसको, किसी सिस्टम को कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, NCV डेल्टा T। तुम पहले ही पढ़ चुके हो, ये तो लास्ट वीडियो देखना चाहते हैं, समझ में आता है। और तुम्हें पता है कि यही फॉर्मूला किसका निकल के आया, डेल्टा E का। इसका मतलब मैं कह सकता हूं, और देखो जरा ध्यान से, क्योंकि Q ये CV लगाओ तो मैं यहां भी Q भी लगा सकता हूं ना, एक ही बात है, V लगा देता हूं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट दिया उसको Q भी बोल देते हैं। इसका मतलब दोनों फॉर्मूले सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा E किसके बराबर हो गया, QV के। बात समझ में आता है। तो डेल्टा E का एक नया डेफिनेशन आ गया, क्या, जब भी तुम किसी सिस्टम को कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी हीट देते हो वो किसके बराबर होता है, इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। और ये तो मैं कह रहा हूं तुमसे, तुमने एक पैक्ड एक बर्तन रख दिया बिल्कुल गैस के ऊपर, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, तो तुम जितनी उसको हीट दोगे वो क्या करेगा, उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज ही तो करेगा। बात समझ में आता है। मान लो उसमें तुमने पानी भर दिया, तुम उसको गर्म किए जा रहे हो, हीट दिए जा रहे हो, तो गर्म करने पर, हीट दिए जाने पर क्या होगा, पानी किस पे कन्वर्ट होगा, वेपर में, स्टीम में कन्वर्ट होगा ना, समझ में आता है। तो स्टीम में कन्वर्ट क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का एनर्जी बढ़ा। बात समझ में आ गया। अब वो जा तो कहीं सकते नहीं, क्यों, बिल्कुल पैक्ड है, ना ही वो पिस्टन है कि मूव हो जाए, तो अंदर ही अंदर उनकी एनर्जी में चेंज आता रहेगा। थोड़ा सोचो, प्रेशर कुकर है जिसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, तुम हीट दिए जा रहे हो और कुकर को भी मैं फिक्स कर दूं तो अंदर ही अंदर क्या होगा, प्रेशर बढ़ते ही जाएगा, बढ़ती जाएगा, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज, इंटरनल एनर्जी बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा है, अगर तुमने हीट करना नहीं छोड़ा और अगर वो स्टीम बाहर नहीं निकल पाई तो फट जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ध्यान रखना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे सिस्टम को जो तुम हीट देते हो वो किसके बराबर होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। बात सबको समझ में आ गई। तो लिखो हीट गिवन to any system, heat given to any system at constant volume is called change in internal energy। क्या कहलाता वो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सबको समझ में आ गया। ये लिख लो साथ में, डेली का वैल्यू भी यही होता है, क्यूवी का वैल्यू भी यही होता है, इसका मतलब दोनों बराबर हुए, वहीं से आया। क्लियर है सबको, बात समझ में आ गई। अभी हमने बोल्टन देख लिया, अभी हीट और वर्क दोनों हमने पढ़ लिया। अब आयुपैक क्या करती है, आयुपैक यूनियन है जो कि हीट और वर्क के लिए उन्होंने साइन कन्वेंशन दिए हैं। आयुपैक हीट और वर्क के लिए साइन कन्वेंशन, मतलब कब हीट पॉजिटिव होगी, कब हीट नेगेटिव होगी, कब वर्क पॉजिटिव होगा, कब वर्क नेगेटिव होगा, उसके लिए आयुपैक भी कुछ कहती है आपसे। तो जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले हम हीट के लिए देखते हैं। हीट होता क्या है, जब टेम्परेचर चेंज की वजह से जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हीट। और आयुपैक क्या कहता है कि हीट जब क्या हो, जब हीट बेसिकली सिस्टम से क्या हो, लिबरेट हो, यानी कि हीट का लॉस हो। समझ में आता है। अगर हीट लॉस बाय द सिस्टम, अगर हीट लॉस किया किसने, सिस्टम ने, क्लियर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या लेते हैं आयुपैक में, नेगेटिव। बात समझ में आ गया। क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव क्यों है सिस्टम केस में, क्योंकि यहाँ सिस्टम ने एनर्जी का लॉस किया है, हीट लॉस किया है, मतलब एनर्जी का भी लॉस किया है। जब एनर्जी का लॉस हो तो बेसिकली उसको क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव। सबको समझ में आ गया। और दूसरा कन्वेंशन दिया, अगर हीट गेन बाय द सिस्टम, हीट गेन बाय द सिस्टम, तो हीट गेन जो होता है सिस्टम, वो क्या होता है, पॉजिटिव। मतलब जब सिस्टम हीट गेन करेगा तो एनर्जी गेन करेगा। बात समझ में आ गया। मतलब इसका सिंपल एग्जांपल दूं, चाय को तुमने ठंडी होने के लिए रख दिया तो हीट का लॉस होगा। समझ में आ गया। तो ऐसे केस में जो हीट लॉस है उसमें जो हीट का एक्सचेंज हुआ है तो उसको हम लोग कैसे लेंगे, नेगेटिव। और जैसे तुम स्टोव पे रख के पानी गर्म करो तो वो हीट गेन करेगा, गेन करेगा, तो उस केस में हीट एक्सचेंज जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव, अकॉर्डिंग टू आयुपैक। सबको समझ में आ गया, क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, हीट लॉस को हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी तो बोल सकते हैं, वी कैन से ना एक्सोथर्मिक
बात समझ में आ गया? तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट लिबरेट होती है, एनर्जी लिबरेट होती है, उसको कैसे लेते हैं हम लोग? नेगेटिव। और हीट गेन मतलब एंडोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट का गेन होता है। समझ में आ गया? तो वो हीट कैसे लेते हैं, एनर्जी कैसे लेते हैं? पॉजिटिव। सबको समझ में आया क्या? क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट है हमारे लिए वर्क। तो वर्क डन होता क्या है? बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर जब वॉल्यूम चेंज आएगा तो वर्क डन होता है। बात समझ में आ गया? केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो वर्क डन का मतलब बड़ा सिंपल है, वॉल्यूम में चेंज आया मतलब वर्क डन किया, वॉल्यूम चेंज नहीं आया मतलब वर्क डन नहीं हुआ। क्लियर हो गया? और वैसे नॉर्मली बोले कि ये ऐसी एनर्जी ट्रांसफॉर्म करने का एक इस तरह का मीडियम है जो किसको छोड़ के, टेंपरेचर चेंज को छोड़ के जिस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होता है वो क्या कहलाता है? वर्क। ठीक है? सिर्फ हीट वाले फॉर्म को छोड़ के बाकी जितने तरह का काम एक्सचेंज हुआ है एनर्जी का वो किस में आता है? वर्क। सबको समझ में आ गया? अब आयुपैक क्या कहती है? आयुपैक ये कहती है अगर ऐसा हो वर्क डन बाय द सिस्टम, क्या हो? वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब अगर सिस्टम काम कर रहा हो, ध्यान से समझना, अगर सिस्टम ने काम किया, और सिस्टम काम कैसा करेगा? सिस्टम हमारे लिए सिस्टम क्या होता है? एक सिलेंडर और उस पे एक पिस्टन लगा हुआ, ये हमारा सिस्टम है। अगर सिस्टम ने काम किया तो ये क्या होगा? सिस्टम में कौन है? गैस। तो गैस धक्का लगाएगी, गैस धक्का लगाए तो पिस्टन ऊपर चला जाएगा। तो वर्क डन बाय द सिस्टम इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन ही तो बोलते हैं। तो वर्क डन बाय द सिस्टम और एक्सपेंशन, इसमें अगर सिस्टम ने काम किया है, अगर मैंने काम किया तो एनर्जी का लॉस होगा, सिस्टम ने काम किया तो सिस्टम की एनर्जी का लॉस हुआ। समझ में आ गया? पर एनर्जी के लॉस को हम लोग क्या लेते हैं? नेगेटिव। तो एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव। और आप लोग याद करो मैंने वर्क डन में कल बताया था खास होगी। बात समझ में आ गया? यानी एक्सपेंशन के केस में वर्क डन नेगेटिव होता है। और सेकंड केस ले लें, कौन सा? वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर सिस्टम पर काम किया गया, जैसे मैंने क्या किया? सिस्टम पे काम किया, मैं क्या करूंगा? कंप्रेस करूंगा ना बेटा। बात समझ में आ गया? वर्क डन ऑन द सिस्टम तो कंप्रेशन हुआ। तो कंप्रेशन के केस को जरा ध्यान से देखो, वर्क डन अगर हम लोग सिस्टम के ऊपर कर रहे हैं तो सिस्टम क्या करेगा? एनर्जी गेन। बात समझ में आ गया? तो एनर्जी जब गेन करता है उसको कैसे लेते हैं? पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए हीट नेगेटिव और एंडो के लिए पॉजिटिव। इसी तरह से वर्क डन एक्सपेंशन के केस में नेगेटिव और वर्क डन कंप्रेशन के केस में पॉजिटिव। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? आयुपैक कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। इजी है? समझ में आ गया? कर लो इसको फटाफट।